बेटा कल हमने ये देखा कि अगर कोई लेवल सर्कुलर रोड है तो उस लेवल सर्कुलर रोड में कोई अगर कर्व आ जाता है, सर्कुलर रोड है तो कर्व्ड रोड होगा, उस कर्व्ड रोड पे हमारी जो स्पीड है वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, और अगर फ्रिक्शन कम हो जाए तो हमें स्पीड और कम करनी पड़ेगी, और अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो तो वो भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज दैट विल कॉज वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स। ठीक है, इट कैन डैमेज द कार। इसलिए फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस कम करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की गई जिसे बोलते हैं बैंकिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ ए रोड। किसी भी रोड की आउटर एज को रेज करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बैंकिंग बोलते हैं। एंड द एंगल by which the outer edge is raised is known as angle of banking। जिस एंगल से हम आउटर एज को रेज करते हैं दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। जैसे सपोज ये हमने रेज कर दिया, ऐसे कर्व था, और हमने इस आउटर एज को रेज कर दिया जो नॉर्मल लेवल ये था, एंड वी हैव रेज्ड बाय एन एंगल थीटा। ये एक बैंक्ड रोड है। नाउ द व्हीकल विल बी हियर इन सच ए वे कि उसके जो इनर टायर होंगे वो थोड़े लो लेवल पे होंगे, और जो आउटर टायर होंगे वो रेज्ड लेवल पे होंगे, ऐसे ऐसे कर लो। दिस इज द ऑब्जेक्ट। बेटा जो वेट की डायरेक्शन है, वेट की डायरेक्शन तो हमेशा ही डाउनवर्ड होती है। वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। हाँ जी। अब इस रेज्ड रोड पे देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये था हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन पहले ऐसे, जब हमने रेज किया तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी तो चेंज हो रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन अभी जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, उतना ही एंगल बनाएगा जितना हमने रोड को रेज किया। इस तरह से देखना, ये एक ऑब्जेक्ट ले लो, ये ऑब्जेक्ट है, एंड इस ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरह से ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। अब जब ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल है। अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस पे होगा तो अब ये भी चेंज हो रहा है। कितना चेंज होगा देखो, आपको ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल दिख रहा है और ये पेन वर्टिकल दिख रहा होगा। अगर मैं इसको वर्टिकल करूं तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब इसको अगर मैं 90 डिग्री से उठाऊं तो वो भी 90 डिग्री से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैंने इसको थीटा से चेंज किया तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी थीटा से चेंज हो गया। सो अगर ये आर है और ये एंगल थीटा है तो ये होगा बेटा जी आर कॉस थीटा, और आर साइन थीटा कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर। दिस विल बी आर साइन थीटा। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, जब इसको रेज किया आउटर एज को, तो रेज करने से नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनली वो वर्टिकल था, अभी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे है, बट एट द सेम टाइम यहाँ फ्रिक्शन भी तो होगा अभी।
और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो अलोंग द सरफेस होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के पैरेलल होगी, ऐसे इस सरफेस के पैरेलल होगी। दिस विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। एंड ये जो एंगल है, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। ये फ्रिक्शनल फोर्स है एफ, दिस एंगल इज थीटा। सेम रीजन। अब अगर इस आर का यहां पर कंपोनेंट है आर साइन थीटा, आर का कंपोनेंट क्या है, आर साइन थीटा। इधर इस एफ का इधर कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और इसी एफ का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा। ये डायग्राम समझना पहले। मैं फ्री बॉडी डायग्राम एक बार फिर से यहां बना के दिखाता हूं। ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स। ऑब्जेक्ट इस पे ऐसे प्लेस्ड है, सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल थीटा था, दिस इज आर कॉस थीटा, ये है आर साइन थीटा, ये एफ है, ये एंगल थीटा, तो ये एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ एफ साइन थीटा, और वेट भी नीचे है। On the inclined plane, inclined surface, the normal reaction has two components. Number one is r cos theta, और नंबर टू है r sin थीटा। ये फिगर में दिख रहे हैं आपको दोनों। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये r cos थीटा और ये r sin थीटा। इस इंक्लाइंड सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज r cos थीटा, द अदर इज r sin थीटा। आल्सो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, देखो ये also the frictional force F has two components. And these components will be F cos theta, F sin theta. You can see the figures.
ठीक है, ये कौन कौन सी फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व किया वो पता चल गया। इधर आजा, इधर बैठना। अब देखो आगे, ये जो दो फोर्सेस हैं, अगर आप यहां देखें, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा जो है, इन दोनों की डायरेक्शन है टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए आर्क मैंने ऐसे लिया तो सेंटर इधर ही होगा। अब ये दो फोर्सेस कौन कौन सी, डायग्राम देखिए, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, दे विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ इसके बाद लिखना बेटा, आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, या प्लस लिख दो, प्लस एफ कॉस थीटा विल provide the centripetal force. Therefore, इन दोनों का जो सम होगा, ये मैं मिटा देता हूं यहां से, therefore r sin theta plus f cos theta will be equal to mv square by r। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगर ये r sin थीटा नहीं होता तो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण ही mv स्क्वायर बाय r मिलता, क्योंकि अगर r sin थीटा नहीं होता तो फिर f cos थीटा की जगह भी खाली f ही होता, क्योंकि फिर तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ही होती, प्लेन सरफेस ही होती। बेटा जो बॉडी है वो वर्टिकली तो ऊपर नीचे नहीं जा रही है, वर्टिकली तो वो इक्विलिब्रियम में है। आल्सो जितनी ऊपर फोर्स लग रही है उतनी नीचे फोर्स लगेगी, तो बेटा r cos थीटा विल बी इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg, नेट अपवर्ड नेट डाउनवर्ड। ये f sin थीटा अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो r cos थीटा माइनस f sin थीटा विल बी इक्वल टू mg। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करो बेटा, डिवाइड करो, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा देयरफॉर r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg। तो mm कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर बाय rg आ गया। तो v स्क्वायर बाय rg हमारे पास, मैं एक बार इसको फिर से लिखता हूं, देयरफॉर v स्क्वायर बाय rg इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा। लेकिन ये जो f है, according to laws of friction, this f is equal to mu into r। अगर हम f को लिखें mu into r तो v स्क्वायर बाय आर जी क्या बनेगा, therefore v स्क्वायर बाय आर जी विल बी इक्वल टू r sin थीटा प्लस f की जगह लिखूं mu into r cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस mu r। r आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो v स्क्वायर बाय आर जी क्या बना, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यहां तक छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करें, बिना लिखे ही करो,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करो। जब आप इसको cos से डिवाइड करोगे तो बनेगा tan, इसको cos से डिवाइड करोगे तो म्यू बचेगा, इसको cos से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। ये v स्क्वायर बाय आर जी आ गया। तो v स्क्वायर बाय आर जी आपके पास बना, इट मीन्स v स्क्वायर बाय आर जी बना म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। सो बेटा v स्क्वायर कितना हुआ फिर, आर जी इंटू म्यू प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। ठीक है, ये v स्क्वायर है। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड of a vehicle, maximum speed of a vehicle, therefore the maximum speed of a vehicle on a banked road is v equal to square root of rg into mu plus tan theta divided by 1 minus mu into tan theta। ये मैक्सिमम स्पीड है, और अगर हम सेफ स्पीड की बात करें तो वो इससे कम ही होनी चाहिए। सो सेफ स्पीड शुड बी लेस देन rg into mu plus tan theta over 1 minus mu into tan theta। अब देखो बेटा, इसी के डिस्कस करेंगे हम मैक्सिमम को, क्योंकि लेस देन तो जितना मर्जी लेस रखो। मतलब जैसे मान लो इस हिसाब से स्पीड आती है 40 किलोमीटर पर आवर सपोज, तो इसका मतलब 40 से कम जितनी मर्जी रखो, 40 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम इज 40। अगर 40 से ज्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सेफ स्पीड आपके पास ये आ गई, इट शुड बी लेस देन दैट। अगर यहाँ अगर फ्रिक्शन खत्म भी हो जाए, आल्दो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होता ही है, लेकिन अगर फ्रिक्शन खत्म भी हो जाए, म्यू 0 हो जाए, कल जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था उसमें v कितना था, रूट ऑफ म्यू आर जी। अगर म्यू 0 हो गया तो v 0, लेकिन अभी अगर म्यू 0 हो जाए तो v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू को 0 पुट करा, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1, तो मतलब तो क्या है, अभी 0 आया नहीं, अब 0 नहीं आया। और अगर हम बैंकिंग नहीं करते हैं, मतलब अगर थीटा को 0 रखें, जो हम कल कर रहे थे, कल हमने बैंक नहीं किया तो थीटा 0 होगा तो बेटा tan थीटा भी 0 हुआ, और अगर tan थीटा 0 होगा तो v कितना आएगा, ये 0 आ गया, ये भी 0, तो म्यू आर जी आ गया। ये वही एक्सप्रेशन है जो कल भी किया था लेवल सर्कुलर रोड पे। लेवल सर्कुलर रोड पे म्यू के ऊपर डिपेंड करता है v, और अगर बैंक रोड पे फ्रिक्शन खत्म भी हो जाए, इवन देन हमारा v 0 नहीं आता। ऐसे जनरल फॉर्मूला तो ये है, क्योंकि फ्रिक्शन भी होगा हमेशा, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होगा ही, बट यहाँ जितना भी मर्जी कम हो जाए, v जो है वो 0 नहीं आएगा। ये वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि जो थीटा है दैट इज वेरी स्मॉल, 1-2 डिग्री के आसपास ही होगा।
तो थीटा हम कोई ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते, ठीक है, फिर उसमें वेट बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इट इज नॉट जीरो, जीरो से तो बड़ी वैल्यू हुई है। और अगर इसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आपको tan थीटा निकालना होगा, यू कैन राइट v स्क्वायर इक्वल टू आर जी इंटू tan थीटा। तो फिर tan थीटा कितना हुआ, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। तो जितनी स्पीड रखनी है, मान लो ये हमें पता है कि हम मैक्सिमम इतनी स्पीड रखना चाहते हैं, रेडियस हमने फिक्स किया, जी तो 9.8 है, उसी हिसाब से हम रेज कर सकते हैं, ठीक है। हम ये जो रेज करेंगे कितना, ये यहाँ से कितना ऊपर उठाएंगे, वो उस पर डिपेंड करता है कि हमें अपनी स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू कितना रखना है, ठीक है। ये किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एंगल ऑफ बैंकिंग का एक्सप्रेशन है। अगर आपको एंगल ऑफ बैंकिंग का यहाँ से एक्सप्रेशन देखना है, यू कैन राइट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। ये कहाँ पर है, ऑन ए लेवल रोड, ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड। इसको थोड़ा और आगे तक भी कर सकते हैं हम। हमारे पास ये tan थीटा आ गया v स्क्वायर बाय आर जी। मान लो इस रोड की विड्थ जो है वो है s, और ये जो हाइट है ये h है, ये विड्थ हो गई रोड की। ये या ये एक ही बात है, क्यों, क्योंकि थीटा स्मॉल है। जब थीटा स्मॉल होगा, देखो ऐसे है, जब थीटा स्मॉल होगा तो दिस हाइट इज वेरी स्मॉल, हम बोल सकते हैं कि बेस और हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट बराबर हैं। इफ s इज द विड्थ ऑफ रोड, s is the width of road and h is the height through which the outer edge is raised, then tan theta will be equal to h by s। tan थीटा कितना हो गया, h by s परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम ये भी बोल सकते हैं देयरफॉर आप इस एक्सप्रेशन को कितनी हाइट से रेज करना है वो भी लिख सकते हो, r इंटू जी। तो h आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाय r इंटू जी। इस एक्सप्रेशन में s क्या है, हाइट थ्रू विच, सॉरी h क्या है, हाइट थ्रू विच द आउटर एज इज रेज्ड। जिस हाइट से हमने इसको रेज किया वो h है, तो हम h भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको सीधा बनाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द हाइट। बेटा ये जो बैंकिंग है, बैंकिंग ऑफ रोड्स जिसको हम बोल रहे हैं, इसका बेनिफिट तो किसी फोर व्हीलर को ही होगा, क्योंकि फोर व्हीलर के इनर टायर नीचे और आउटर टायर हायर लेवल पे हो जाएंगे, उसका नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट ऐसे हो जाएगा।
अब इस बैंकिंग का बेनिफिट किसी टू व्हीलर को नहीं मिलेगा, क्योंकि टू व्हीलर में तो दो टायर, एक आगे एक पीछे, डिफरेंट लेवल पे होंगे ही नहीं। अगर वो रोड ऐसे है, टू व्हीलर इधर है तब भी दोनों टायर सेम लेवल पे हैं, यहाँ है तब भी दोनों सेम लेवल पे हैं। फोर व्हीलर के लिए बेनिफिट है, क्योंकि फोर व्हीलर में इनर टायर लोअर लेवल पे और आउटर टायर हायर लेवल पे होंगे। तो किसी टू व्हीलर को बैंकिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। तो टू व्हीलर क्या करता है, जब भी उस कर्व को नेगोशिएट करता है, मतलब जब कर्व पे आ गया और स्पीड कम नहीं करनी है, तो वो क्या करता है, थोड़ा अंदर की तरफ झुक जाता है। साइक्लिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट जो होता है वो, ये मान लीजिए उसके टायर की विड्थ है, तो ये दोनों टायर एक ही लेवल पे होंगे हमेशा, एक आगे एक पीछे, ऐसे लेवल तो सेम है दोनों का। तो वो क्या करे, थोड़ा इधर तक की तरफ झुक जाएगा। उससे क्या होगा, उसी टायर का आउटर एज रेज हो जाएगा। जो बैंकिंग से फोर व्हीलर को बेनिफिट मिला, वो टू व्हीलर क्या करेगा, थोड़ा आउटर एज को रेज करेगा। ठीक है, बाय टर्निंग, बाय लीनिंग इनवर्ड, इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। पर्पस क्या है बेंडिंग का या बैंकिंग का, नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट करना है। जो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे वर्टिकली ऊपर था, वो ऐसे हो जाना चाहिए। अब ये कार वाला तो कर नहीं सकता, वो कार को कैसे उठाएगा, पूरी कार को तो कर नहीं सकता टर्न। तो वो टू व्हीलर क्या करता है, वो बेंड हो जाता है इनसाइड, वी कॉल इट एज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। So while negotiating a curve, a cyclist always bends inward. कोई भी कर्व नेगोशिएट करते टाइम ए साइक्लिस्ट हमेशा अंदर की तरफ बेंड होता है। Should to shift his or her normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन मतलब apparent weight. apparent weight को शिफ्ट करने के लिए वो अंदर की तरफ बेंड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है, सपोज ऐसे कोई कर्व है और यहां से एक साइक्लिस्ट आया, तो वो अंदर की तरफ, इधर की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा। जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर था, अभी वो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया, ये थीटा है। बेटा अगर ये आर है तो ये होगा आर कॉस थीटा। जैसे देखो यहां से ऐसे शिफ्ट हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन भी थीटा एंगल बनाएगा, तो आर कॉस थीटा हुआ। ऐसे नहीं, सॉरी, यहां था तो आर इधर था, जब ये बेंड हो गया अंदर की तरफ, तो अब तो आर इधर हो गया। ठीक है, यहाँ है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर है, जब बेंड हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट, कितना शिफ्ट हो गया, थीटा एंगल से शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो अब ये आर कॉस थीटा क्या करेगा, ये इसका आर का कंपोनेंट आएगा, ये आर कॉस थीटा। ये आर कॉस थीटा तो वेट को बैलेंस करेगा, बट आर साइन थीटा देखो, अभी मैंने उधर वाला सर्कल ले लिया है, समझ लो ऐसे कर्व उधर की तरफ है, तो आर साइन थीटा क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। जो फोर्स होती है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बेसिक फोर्स नहीं है। ठीक है, सो व्हेन ही शिफ्ट्स हिज नॉर्मल रिएक्शन, तो बोलेंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन है आर that can be resolved into two components, और वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। क्या क्या इनके पर्पस हैं, देखो आर कॉस थीटा का पर्पस क्या है, आर कॉस थीटा क्या करेगा, आर कॉस थीटा विल बैलेंस द वेट ऑफ द पर्सन, एंड आर साइन थीटा क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। R sin theta will provide centripetal force
तो बोलेंगे बेटा कि r sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और r cos थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू mg। अब फिर से डिवाइड कर लो, r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा करो, डिवाइड 1/2, therefore r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा विल बी इक्वल टू, m और m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r जी। तो फिर से बेटा r और r कैंसिल, तो tan थीटा कितना हो गया, v स्क्वायर बाय r जी। तो वही एक्सप्रेशन आ गया। तो v आपके पास बनेगा रूट ऑफ आर जी इंटू टैन थीटा। ठीक है, इस तरह से साइक्लिस्ट बेंड होगा बाय एन एंगल। अगर ये एंगल ऑफ बेंडिंग बताना है यहां से बता सकते हो। एंगल ऑफ बेंडिंग अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लें तो वी कैन राइट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो कोई साइक्लिस्ट होगा जो, या मोटरसाइकिलिस्ट होगा, ही विल बेंड इनवर्ड। इनवर्ड बेंडिंग का पर्पस क्या है, टायर के आउटर एज को रेज करना है। ठीक है, अभी यहाँ फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया कि फ्रिक्शन नहीं हो तो भी वेलोसिटी जो है या स्पीड का जो एक्सप्रेशन है वो जीरो नहीं आया। अगर ये बेंड नहीं होगा और फ्रिक्शन भी नहीं है तो फिर v जीरो आ जाता है। ठीक है, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इतना करेंगे सर्कुलर मोशन में। अभी इसके हमने क्वेश्चंस करने मिक्स करके, कल से वो स्टार्ट करेंगे। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपके वैसे सिलेबस में नहीं है 11th क्लास के, बट हम वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं भी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो एक कॉन्सेप्ट आपको और देना है अभी। चलो अभी शॉर्टकट जल्दी हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ब्रीफ कॉन्सेप्ट दे देता हूं। बेटा सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। जब भी कोई बॉडी किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी, या जब भी कोई बॉडी किसी ऐसी बॉडी के कांटेक्ट में होगी जो घूम रही है, तो उस बॉडी के ऊपर भी एक फोर्स लगेगी। ये एक किस्म की नॉन रियल फोर्स है, सूडो फोर्स बोलते हैं बेटा इसको। इट इज ए सूडो फोर्स, नॉट ए रियल फोर्स। जैसे आप क्या करें, एक ग्लोब ले लो। ठीक है, इस ग्लोब, ये ग्लोब ऐसे फिक्स्ड है, सेंटर से ऐसे घूमेगा। इस ग्लोब के ऊपर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखो और ग्लोब को घुमाओ, व्हाट विल हैपन टू द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट विल फ्लाई ऑफ। हम भी तो एक ऐसे ही ग्लोब के ऊपर हैं और इस ग्लोब का रोटेशन हो रहा है। अगर ये सडनली रोटेशन तेज होना शुरू हो जाए, विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है बेटा, जिसके कारण द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन आउट, उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन नहीं होता, ये उसी बॉडी पे एक्ट करता है जिसपे सेंट्रीपिटल एक्ट कर रही है। इट इज नॉट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, लेकिन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सेम बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी जैसे बच्चे पार्क में खेलते हैं, ऐसे रोटेटिंग सा प्लेटफॉर्म लगा होता है, बीच में एक रॉड है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, तो व्हाट ही डज, ही ऑलवेज होल्ड्स द रॉड। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, कोई दूसरा बाहर से आएगा, इसको घुमाएगा तेज, दिस चाइल्ड विल बी थ्रोन आउट। तो जब जब तक एक पर्टिकुलर धीरे धीरे से चल रहा है तो ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा स्पीड हो जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है, तब चाइल्ड इज थ्रोन आउट। बेसिकली इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना सेंट्रीपिटल फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है।
और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहां ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें रोज देखने को मिल रही है। हम क्या करते हैं व्हीकल्स में या कोई भी गाड़ी होगी तो उसके जो टायर होता है, टायर के पीछे ना एक लेदर के ऐसे फ्लैप्स हैंग कर रहे होते हैं, उन फ्लैप्स को बोलते हैं मड गार्ड्स। मड गार्ड क्या करता है, जब ये टायर घूमता है तो उसके ऊपर जो कीचड़ है ना उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलती है, एंड उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दैट मड इज थ्रोन आउट, तो वो किसी के ऊपर नहीं गिरे इसलिए वो फ्लैप के साथ टकराता है। तो वो जो कीचड़ है वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है, टायर के ऊपर, तो उसके ऊपर उस पर फोर्स लगेगी जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो मैग्नीट्यूड उतना ही है। या मिल्क या बटर बनाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, उसको चर्निंग के उसको घुमाया जाता है, तो घुमाने से क्या होता है, जो लाइटर पार्ट होता है मिल्क का, दैट बटर कम्स नियर द सेंटर, उसको उठा के बाहर। ठीक है, एक और बताता हूँ आपको, एक बड़ा कॉमन सा इफेक्ट है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूग का मतलब ही है सेपरेशन। एक डिवाइस होता है जिससे हम सेपरेट करते हैं। मान लो एक बकेट है, एंड दिस बकेट इज हैविंग वाटर इन इट। व्हाट वी डू, हम इस बकेट को एक हाथ से पकड़ते हैं और पूरा घुमाते हैं। अगर धीरे से घुमाएगा ना तो पानी गिरेगा, बट अगर आप तेजी से घुमा लोगे तो जब ये बकेट यहां पहुंची होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, और होगी भी इन्वर्टेड स्टेट में, ऐसे घूम रही है बकेट ये, तो जब ये यहां पर पहुंची होगी, दिस वाटर डजंट फॉल डाउन, क्योंकि इस पानी के ऊपर, ये पानी कहाँ है, बकेट में, और बकेट कहाँ है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, बकेट की रोटेशन हो रही है। तो बेटा इस पानी के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। ये जो बाहर की तरफ फोर्स लगी, ये क्या करेगी, इस बकेट के वेट को, इस वाटर के वेट को बैलेंस करेगी। अगर हम धीरे से घुमाएंगे ना तो ये वाली फोर्स ज्यादा नहीं होगी, वेट का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए वाटर विल फॉल डाउन। बट अगर हम तेज घुमाएंगे तो इस फोर्स का इफेक्ट, अच्छा जितनी मर्जी तेज घुमा लो फिर नहीं गिरेगा, बट अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्लो घुमा दिया इट विल फॉल डाउन। ठीक है, तो mv²/r जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के, इस वाटर के वेट को बैलेंस कर रही है। तो हम इससे ना कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितनी वेलोसिटी से घुमाएं कि पानी गिरे नहीं। जी तो फिक्स्ड है, हमारी आर्म की लेंथ जो है दैट बिकम्स रेडियस। ठीक है, मान लो 1 मीटर लेंथ है तो ये आ गया 9.8 इंटू 1 दैट इज √10, √10 इज 3.5। तो 3.5 मीटर पर सेकंड से घुमाओ, उससे ज्यादा से घुमाओ पानी नहीं गिरेगा, बट उससे कम से गिराओगे तो ये वाली फोर्स कम हो जाएगी, वेट का इफेक्ट ज्यादा होगा, इट विल फॉल डाउन। ठीक है, तो उस पानी के ऊपर सिंस वो एक रोटेशनल या रिवॉल्विंग बॉडी के अंदर है, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। हमारे ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, एंड उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अगर अगर अचानक से ये बढ़ जाए वेलोसिटी, अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटी बढ़ जाए, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना, m/r इंटू v की जगह r ओमेगा डाल के, ये आपको मैंने बताया हुआ है, इसका भी ये एक्सप्रेशन है। अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड बढ़ जाए तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, एंड उसके कारण हमारा वेट का इफेक्ट अगर कम होगा, सेंट्रीफ्यूगल का ज्यादा हो जाएगा, विल बी थ्रोन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थोड़ा इसको और डिस्कस करेंगे अभी हम।